Hello students. So in last class we have studied Newton's ring and various phenomena related to Newton's ring, and today we will discuss interferometry. So first of all we should know what do you mean by interferometry, what is its importance. So the phenomena of interference is used to test the planeness of surface, whether the surface is plane or rough, whether surface of lens or prism. We use the phenomena known as interference, and the instrument which is based upon this phenomena of interference called interferometers. So earlier, Michelson designed an interferometer which he used for determination of wavelength, to determine the thickness of strips and the standardization of meters. Those instruments which are designed to determine the refractive index of gases called refractometers. सो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज रिफ्रैक्टोमीटर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर. अब ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या था, तो फिगर देखिए ध्यान से. माइकलसन इंटरफेरो, ये जो फिगर है ये अरेंजमेंट है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का. तो इस फिगर में देखिए ध्यान से, एस हमने लिए सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. एल इज अवर कन्वेक्स लेंस. यहाँ पे दो मिरर लगाए हैं हमने, M1 और M2, और इन दोनों मिरर को आपस में परपेंडिकुलरली प्लेस किया है. ये देखिए ना, ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकल. नाउ वी हैव टू ग्लास प्लेट्स A and C which are parallel to each other, which are placed at an angle 45 degree. Now rear side of the glass plate A, इसको हमने हाफ सिल्वर कर दिए, सच दैट जो लाइट आएगी सोर्स से वो इक्वली रिफ्लेक्ट होगी और इक्वली ट्रांसमिट होगी. अब हमने बोला सोर्स से लाइट आ रही है, लेंस से पास होने के बाद हमें पैरेलल बीम मिलेगी, और ये पैरेलल बीम सबसे पहले कहाँ फॉल करेगी, ए प्लेट पर. ठीक है. अब जब ये ए प्लेट पे फॉल करेगी, हाफ ऑफ द लाइट इसकी जो ए प्लेट पे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स मिरर M1, और बाकी बची हुई हाफ ट्रांसमिट होगी टुवर्ड्स मिरर M2. अब हमें दो रेज मिली, एक जो रिफ्लेक्ट हुई, ये दोनों रेज जो होंगी वापस, अब मिरर है M1 है तो वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी ए के पास. सिमिलरली M2 से वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी. ठीक है. अब जब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिलेंगी, ठीक है, ये इंटरफेयर करेंगी और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा, जो कि हम देख सकते हैं ई पॉइंट से, जहां पर हम इन रेज की वजह से जो भी फ्रिंजेस बनेंगी उन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे. अब कहता है नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऑफ द रेज, और या फिर ऑप्टिकल पाथ ऑफ रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M1 एंड M2. अब जो M1 और M2 से रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, अब वो क्या होंगी, एक्चुअली तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, D से ही हुई है. ठीक है, D पॉइंट से ही हुई है प्लेट A के. अब जो रिफ्लेक्ट होकर आई M1 से, अगेन वही बात रिपीट कर रहा है, वो आई के थ्रू हम क्रॉस वायर जो होगी हमारे स्पेरोमीटर के, उसके थ्रू हम देख पाएंगे इसको. ठीक है. अब कहता है जो वेव M1 से आएगी, ठीक है, वो डबल पाथ फॉलो करेगी. देखो एक बार गई वापस आई. ठीक है. तो जो टोटल पाथ होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा. वाइल द पाथ ऑफ अदर वेव जो M2 पे फॉल करेगी, अगर C प्लेट नहीं है, ठीक है, तो टोटली एयर में ट्रेवल कर रही है, तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं होगा. तो जो एक्स्ट्रा होगा
पाथ डिफरेंस जो हम डिनोट कर रहे हैं 2μ - 1 इंटू टी, वो आएगा क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट होकर आई है। टी क्या है यहाँ पे? थिकनेस है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कहता है अगर फ्रिंजेस हम देखें मोनोक्रोमेटिक लाइट से प्रोड्यूस होंगी यहाँ पर, बट हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट के केस में हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो हर कलर के लिए अलग अलग पाथ डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज भी हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। कहता है इसको हम कैसे कर सकते हैं? कहता है अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करेंगे सी। देखिए ये फिगर में हमने शो किया हुआ है, ये हमने सी ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करी है। ये सी प्लेट का क्या काम है? जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस होता है ना, ठीक है, अब जब ये यहाँ से सी से जाएगी तो इसमें डबल पाथ हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये सी एक तरीके से कंपनसेट कर देती है पाथ डिफरेंस को। ठीक है, जाने वाले को आने वाले से कैंसिल आउट कर देती है, इसीलिए हम इसे कंपनसेटिंग प्लेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। कहता है अब फेज चेंज होता है पाई का, जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो हमारे पास फेज चेंज कितने का होता है? पाई का होता है। ठीक है, तो फेज चेंज पाई का हुआ m1 पे भी और m2 पे भी। कहता है एडसर ने क्या शो किया, जब सिल्वर कोटिंग की प्लेट ए को, ठीक है, तो जो फेज चेंज था रिफ्लेक्शन की वजह से एयर और ग्लास के अंदर, वो दोनों किसके बराबर आया? पाई, दोनों के लिए पाई पाई ईच। तो जो एग्जैक्ट फेज डिफरेंस है प्लेट ए पे, वो किस पे डिपेंड करेगा? जो हमने सेमी रिफ्लेक्टिंग फिल्म उस पर लगाई है, डिपॉजिट किया है, या जो हमने उस पर कोटिंग की है। तो जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है दो रेस का, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट पाथ ट्रेवल्ड इन एयर बिफोर रीचिंग द आई, अब जो वेव हैं जब वो इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली, तो उनका जो पाथ डिफरेंस होगा वो इवन या ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाय 2 के। ठीक है, तो कह रहा है अगर एन लैम्डा है तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा रिफ्लेक्टेड के केस में हमने पढ़ा हुआ है, और n+1/2 लैम्डा होगा तो मिनिमम। कहता है अगर प्लेट ए अनसिल्वर्ड है तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो मिनिमा की बन जाती है, और जो मिनिमा की कंडीशन है वो मैक्सिमा की बन जाती है। कहते हैं जो पाथ डिफरेंस है दो रेज के बीच में, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर्स। अगर हम मिरर्स को मूव कर दें तो पाथ डिफरेंस भी चेंज हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस भी दिख सकते हैं। कहता है अगर m1 को फिक्स कर दिया जाए और जो डिस्टेंस है m1 का, उसे हम मूव इजीली रीड कर सकते हैं स्केल पे कि हमने कितना डिस्टेंस मूव किया स्क्रू और स्केल की हेल्प से। तो कहता है जो प्लेननेस है मिरर्स की m1 और m2 कैन बी मेड परफेक्टली परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज, हम उन्हें परफेक्टली परपेंडिकुलर बना सकते हैं। कहता है अगर मैं बात करूं लुकिंग फ्रॉम ई इन द डायरेक्शन m1, आई से हम m1 की तरफ देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वर को जो m1 की है वर्चुअल इमेज दिखेगी। ठीक है, m2 डैश ऑफ m2 फॉर्म्ड इन द ग्लास प्लेट। ठीक है, m2 डैश इमेज दिखेगी किसकी? m2 की इन ग्लास प्लेट ए। कहता है वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम्स कम बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम m1 एंड अदर फ्रॉम m2। एक बीम आएगी m1 से और दूसरी आएगी m2 से, और वो दोनों इंटरफेयर करेंगी इफ हैड कम फ्रॉम m डैश। और जब वो इंटरफेयर करेंगी और हमने बोल दिया एयर फिल्म के इक्विवेलेंट होगी, वो m1 एंड m2 डैश भी एक एयर फिल्म की तरह इक्विवेलेंट होगी, तो जो क्या होगा हम उसे चेंज भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोजीशन, हम उसे वेज शेप भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हम पे डिपेंड करेगा बाय प्लेसिंग द मिरर्स इन पर्टिकुलर एंगल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर और पैरेलल टू ईच अदर।
नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहा जाएगा जब जो है M2 डैश जो है, जो कि इमेज है किसकी, M2 की, वो एग्जैक्टली पैरेलल बने M1 की, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर नहीं शो किया, पिछले फिगर में शो किया था, जैसे कि इस केस में देखिए दोनों इमेजेस पैरेलल है ना, M1 और M2 डैश, तो ये कंडीशन कहलाती है नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन। नाउ अब कहता है जो फ्रिंजेस हैं इस केस में किस फॉर्म में मिलती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलती हैं। कहता है अगर मुझे एडजस्टमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगी, वही अगेन मिरर्स का जो डिस्टेंस है वो चेंज करूंगी, या सिल्वर सरफेस जो है ग्लास प्लेट का वो एडजस्ट करूंगी। ठीक है, अब कहता है अगर मैंने एक पिन होल लगा दिया आगे प्लेट ए के तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे पिन होल लगा दिया मैंने तो फाइन बीम जाएगी यहाँ पे। कहता है जब पिन होल लगा दूंगी मैं प्लेट ए के आगे तो मुझे जो इमेजेस मिलेंगी, जब मैं ई से ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे दो पेयर ऑफ इमेजेस मिलेंगी इस तरीके से, 1 2 3 4, टू पेयर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म एज शोन हेयर। ये देखिए यहाँ पे कहता है अब अगर मैं मिरर M1 और M2 को टर्न कर दूं इन प्रॉपर डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज, अगेन जो पेयर है इमेजेस का एक टाइम पे कोइंसाइड करेगा, जैसे चेंज करूंगी एक बार मिरर भी तो कोइंसाइड होंगे तो वो भी कोइंसाइड होगा। कहता है और मेनली जो कोइंसिडेंस होगा इमेजेस का वो कब होगा, जब M1 और M2 एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे। कहता है अगर मैं स्क्रीन को रिमूव कर दूं और फर्दर एडजस्टमेंट करूं मिरर्स की तो कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस कैन बी ऑब्टेन एंड दिस एडजस्टमेंट इज सेड टू बी परफेक्ट। जब हमें सर्कुलर रिंग मिलती हैं, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं, दिस एडजस्टमेंट इज नोन एज परफेक्ट एडजस्टमेंट। और हम साइड से देखेंगे तो उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, सर्कल नहीं दिखेंगे हमें, कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस। अब किस किस तरह की फ्रिंजेस मिलती हैं, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के अंदर हमने देखा तो फ्रिंजेस हैं जो हमें स्ट्रेट लाइन भी मिल सकती हैं, सर्कुलर भी मिल सकती हैं, पैराबोला भी मिल सकती हैं, एलिप्स भी मिल सकती हैं और हाइपरबोला के फॉर्म में मिल सकती हैं। वो सब किस पे डिपेंड करेगा, डी डिस्टेंस पे। डी डिस्टेंस क्या है, बिटवीन M1 एंड M2, एंगल अल्फा बिटवीन द सरफेसेस। कहता है इसने डायग्राम बनाया हुआ है, S1 S2 S1 इनिशियल जो सोर्स से लाइट आ रही है, फिर इन दोनों की लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो निकाला, दैट इज 2D cos थीटा। फिर यहाँ M1 M2 के ऊपर फॉल कराई, फिर लाइट यहाँ से इंटरफेयर हुई और हमें फ्रिंजेस यहाँ हमें मिल गई। कहता है अगर अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा क्या है हमारा एंगल बिटवीन द सरफेसेस, तो उस केस में M1 जो है परफेक्टली पैरेलल हो जाएगा M2 डैश के, और उस केस में क्या होगा, S डैश इज द इमेज ऑफ सोर्स, ये हमारी इमेज मिलेगी इन द प्लेट A, और S1 और S2 आर द वर्चुअल इमेजेस ऑफ सोर्स S डैश, और S1 और S2 किसकी तरह एक्ट करेंगी, वर्चुअल इमेज की, ड्यू टू M1 और M2, और जो किसकी वजह से बनेंगी, M1 और M1 डैश की वजह से। कहता है अगर जो डिस्टेंस है M1 और M2 डैश का स्मॉल d, then the distance between S1 and S2 is 2D। अगर M1 और M2 का स्मॉल d है तो देखो फिगर में हमने दिखाया हुआ है S1 और S2 का डबल हो जाता है 2D, तो उसमें हम कंडीशन लगाएंगे ब्रैकेट कंडीशन, तो उस केस में 2D cos थीटा, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से तो 2D cos थीटा की वैल्यू आएगी n लैम्डा। इसका मतलब क्या है, n लैम्डा कब होगा, जब मैक्सिमम होगा। तो अगर n लैम्डा और d और थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है तो फ्रिंजेस किस फॉर्म में होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होंगी। और ये जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं किस वजह से हो रही हैं, ड्यू टू इंटरफेरेंस विद द फेज डिटरमिनेशन
difference determined by the angle of inclination theta and are called the fringes of equal inclination. कहता है इन केस, इस केस में थीटा कांस्टेंट है। कहता है अगर जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं इंटरफेरेंस की वजह से और उनका इंक्लिनेशन थीटा है, इन फ्रिंजेस को हम क्या कह रहे हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। कहता है जब m1 और m2 डैश कोइंसाइड हो रहे हैं तो पाथ डिफरेंस अगर 0 हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, अगर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए तो क्या होगा, मर्ज हो जाएगी लाइट, हमें डार्कनेस दिखाई देगी, कोई फ्रिंजेस नहीं दिखाई देगी अगर m1 और m2 डैश ओवरलैप हो। अगर m2 डैश आई के पास में है, जहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, m2 dash is near the eye and m1, then m1 the fringes are circular as shown in figure a, और अगर m2 dash far है तो फिगर कैसी फ्रिंजेस मिलेंगी, अगेन सर्कुलर, ठीक है, फ्रिंजेस हमें किस फॉर्म में मिलेंगी, सर्कुलर फॉर्म में और कंसेंट्रिक रिंग। नेक्स्ट है लोकलाइज फ्रिंजेस। अब लोकलाइज फ्रिंजेस में हम क्या बताएंगे, वही है m1 और m2 डैश का जो एंगल है वो किस तरीके से है उस पर डिपेंड करेगा। कहता है वेज शेप है, अगर देखिए ना ये वेज शेप बन रही है m1 और m2 डैश, तो हमें फिगर ए देखिए अगर इस तरीके की है, m1 ऊपर है और m2 डैश नीचे वेज शेप बना रहा है, तो इस तरह की कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में फ्रिंजेस मिलेंगे। अगर दोनों ने क्रॉस कर दिया, एंगल बना दिया कुछ, तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस मिलेंगी। अगर m2 डैश ऊपर वेज शेप बना रहा है तो ये देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, कुछ नहीं हुआ, ये लेफ्ट में थी ये राइट में थी, तो इस तरीके से हमें फ्रिंजेस मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाइट लाइट फ्रिंजेस। देखिए अब व्हाइट लाइट फ्रिंजेस की अगर मैं बात करूं, अभी तक हम मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहे थे। कहता है जब m1 और m2 इंटरसेक्ट हो गया तो पाथ डिफरेंस जो है वो 0 हो गया, इसका मतलब सेम फॉर ऑल वेवलेंथ। तो एज अ रिजल्ट with the source of white light, the line of intersection, we get central achromatic bright fringe. The fringe is dark if plate is uncircled. कहता है उस केस में achromatic सिंगल मिले, एक achromatic ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, एक ही ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। On the either side of central fringe 3 or 4 colored straight fringes are observed. बाकी हमें straight fringes मिलेंगे। जो कलर मिलेंगे वो सिमेट्रिकल मिलेंगे, जो वॉयलेट कलर होगा दैट इज नियरेस्ट व्हाइल रेड इज फारथेस्ट। अब व्हाइट लाइट फ्रिंजेस के लिए जो हमारे मिरर m1 और m2 है, और अगर हम उन्हें रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली लोकलाइज फ्रिंजेस बन जाएंगी। अब जो लोकलाइज पोजीशन होगी m1 की विद मोनोक्रोमेटिक लाइट करस्पॉन्डिंग टू 0 पाथ डिफरेंस, और such fringes or such portion of fringes are localized, mainly वो straight मिलेंगी हमें, ठीक है। आप मोनोक्रोमेटिक को व्हाइट लाइट से रिप्लेस किया तो मिरर को एडजस्ट करके we get white light straight fringes. नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। अब कहता है मैंने इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से एडजस्ट किया such that मिरर m1 and m2 are perpendicular। ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जब वो दोनों परपेंडिकुलर थे तो m1 और m2 डैश कैसे बन रहे थे, पैरेलल बन रहे थे। अब कहता है जो सेपरेशन है m1 और m2 डैश का इस तरीके से होना चाहिए, जो ब्राइट फ्रिंज है उसका ऑर्डर n होना चाहिए एंड इट इज विजिबल इन द सेंटर फील्ड ऑफ व्यू। अगर हमारी सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट है और मैंने मान लिया cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो उस केस में 2d की वैल्यू n लैम्डा हो जाएगी। और अगर मैं मूव कर रही हूँ m1 को सच दैट जो डिस्टेंस d है वो इंक्रीज हो रहा है बाय लैम्डा बाय 2, तो पाथ डिफरेंस जो होगा रिफ्लेक्टिव वेव का क्या हो जाएगा, d प्लस लैम्डा बाय 2, और विच इज इक्वल टू 2d। इसे सॉल्व कर लेंगे, 2d प्लस लैम्डा, तो इसका मतलब जो पाथ डिफरेंस लैम्डा है अगर वो इंट्रोड्यूस होगा तो जो कंडीशन होगी वो क्या बन जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगेन इज सेटिस्फाइड विद सेंटर फील्ड ऑफ व्यू, और नई ब्राइट फ्रिंज जो मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा n+1। इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, जब d की वैल्यू बढ़ेगी लैम्डा बाय 2 से तो जो ब्राइट फ्रिंज है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द
सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। आप कहते हैं अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है लाइट की, तो m1 को इस तरीके से एडजस्ट करना है सच दैट द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ ब्राइट रिंग इज विजिबल इन द फील्ड ऑफ व्यू। कहता है उसके लिए हमने क्या करना है, उस पोजीशन को बोल दिया x1। अब हमने मिरर को मूव किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू सच दैट वो x1 से कहाँ शिफ्ट हो गया, x2 पे। जो नंबर मिलेंगे हमें ब्राइट फ्रिंजेस के, मोनोक्रोमेटिक फ्रिंजेस के क्रॉस वायर के अंदर जब हम देखेंगे तो वो इस तरीके से होंगे। तो डिस्टेंस मैंने कितना चेंज किया, पहले x1 था फिर x2 है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x2 माइनस x1। m नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं तो m आ गया, और कितना था, कितना इंक्रीज किया था, λ/2, तो λ/2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो 2x2 माइनस x1 बाय m, वेयर लैम्डा कैन इजिली बी डिटरमाइंड। अगर हमें x2 और x1 की वैल्यू पता है, ठीक है, और m की वैल्यू पता है, तो हम इजिली लैम्डा निकाल सकते हैं। तो कहता है ड्यूरिंग द मोशन m1 अवे फ्रॉम m2 ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज अपीयर टू कम आउट इन द सेंटर फील्ड ऑफ व्यू। कहते हैं जब m1 या m2 को मूव करेंगे उसके हेल्प से हम ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस देख सकते हैं। कहते हैं when the mirror m1 is moved towards m2 dash the fringes appear to merge in the center field, क्योंकि वो एक तरीके से पास पास आके और बिल्कुल ओवरलैप हो जाते हैं तो डार्क हो जाता है। इसीलिए इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कब हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कब डार्क फ्रिंज। सो टुडेज क्लास ओवर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा इंटरफेरोमेट्री क्या होती है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, किस तरह की फ्रिंजेस बनती हैं, लोकलाइज नॉन लोकलाइज फ्रिंजेस, ठीक है। और आज हमने एक एप्लीकेशन भी पढ़ी इसकी, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक light. So Michelson interferometer is also an important topic according to examination point of view. इसे बहुत अच्छे से करना है। होप सो आपको क्लियर होगा, फिर भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। सो थैंक यू।